नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई, लोगों को इस गर्मी से राहत मिली जो लोगों को पिछले दिनों काफी दिनों से उम्मीद थी और लोगों ने आज राहत की सांस ली। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार या यूं कहें कि उसके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के एक मंत्री ने अपना इस्तीफा भेजा अमित शाह को और उसमें तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। तो सवाल यह कि अफसर क्यों नहीं देते हैं तवज्जो और मंत्री के इस्तीफे के पीछे आखिर क्या कुछ वजह सामने आ रही है, आज के इस कुरुक्षेत्र में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो अफसरशाही है जिस पर आरोप लगाए हैं किस तरीके से क्या वाकई में दुरुस्त करने की जरूरत है। और बड़ी बात, यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक का जो इस्तीफा है गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके सौंपा और जल शक्ति विभाग के अफसरों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे विभाग की बैठक में भी नहीं बुलाया जाता, सिंचाई और जल शक्ति में तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है और अनिल गर्ग ने मंत्री और जनप्रतिनिधि का अपमान किया है। नमामि गंगे के तहत विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जल शक्ति विभाग की जांच किसी एजेंसी से कराई जाए, वहीं दलित समाज को अफसर सम्मान नहीं देते, ऐसे तमाम सारे सवाल उठाए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीयत अब खुलती जा रही है। एक पर एक मंत्री आज दिल्ली का शरण लिए हुए हैं। पहले केशव मौर्य जी ने लिया, जितिन प्रसाद जी ने लिया, अब दिनेश खटीक जी ने लिया। आखिर माजरा क्या है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और पूरी तरह यह स्पष्ट होता है योगी सरकार में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। जनता देख रही है, आने वाले दिन में जरूर जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल सरकार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बनाम मंत्री, मंत्री बनाम मुख्यमंत्री खींचातानी, अधिकारी बनाम अधिकारी, अधिकारी बनाम अधिकारी, आपस में खींचातानी पड़ी हुई है। कौन कितना अपना हथिया ले। भैया, जनता ने चुनी थी सरकार, जनता के बारे में भी सोचोगे कि नहीं सोचोगे? जनता बेचारी इंतजार कर रही है कि उसको न्याय कब मिलेगा। जनता की कोई सुनवाई नहीं। मंत्री, अधिकारी, अधिकारी सब एक दूसरे से जूझे पड़े हैं, सब लूटमार में व्यस्त हैं। राम भरोसे सरकार। तो क्या मंत्री जी सिर्फ नाम के थे? मंत्री ने दलित होने का अपना दर्द भी बताया और आखिरकार मंत्री का इस्तीफा, मंत्री को क्यों देना पड़ा इस्तीफा, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए अपने दर्शकों से, आए हुए मेहमानों से तारुफ करा देते हैं जल्दी से। हमारे साथ शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, नेता बीजेपी। शैलेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रभाकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रभाकर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर नीतेंद्र सिंह है, प्रवक्ता सपा। डॉक्टर नीतेंद्र जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। सुशील जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन आज जो एक मंत्री का जो इस्तीफा जो आया, इसने अपने आप में तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि जो अफसरशाही को लेकर के, सवाल तबादलों को लेकर के, सवाल भ्रष्टाचार को लेकर के, और सबसे बड़ी बात जो दलितों के आत्मसम्मान को लेकर के जो बात हुई है, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। मैं शैलेंद्र गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। पहला सवाल यही कि आज एक इस्तीफे की खबर ने किस तरीके से सुर्खियां लाई हैं और इस्तीफे की वजह क्या यही थी या अन्य कोई वजह? मैं जरा सबसे पहले आपसे समझूंगा। आलोक जी एवं सभी लोगों को जय सिया राम जी। हाँ सर, ये जो इस्तीफे की खबर है आज, अभी इस्तीफा मंत्री जी ने दिया है जी जी, लेकिन अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। ये शीर्ष नेता देख रहे हैं उसको कि मंजूर किया जाए ना किया जाए। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को संज्ञान में लेते हुए, जैसे कि अभी विभाग से घोटाले की खबर आई है
कि विभाग से तबादलों में घोटाला हुआ है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमारे मंत्री ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। किसी पर भी कोई भी होगा विभाग में, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर जांच बैठी हुई है जी। कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं जी। मोदी जी योगी जी की सरकार में। नहीं, इसमें कौन सी नई बात आपने बता दी कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं? वो तो मामला सामने है भाई, जांच होगी, वो तो हर कोई कहेगा। लेकिन सवाल मेरा शैलेंद्र जी ये है कि इस पूरी कवायद के बीच जो राजनीति हो रही है वो फिलहाल दिल्ली से चल रही है क्या है सरकार पूरी तरीके से? नहीं, क्या हाँ। मोदी और योगी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अच्छा, तो फिलहाल सारे निर्णय लिए जाते हैं जी। नहीं, एक मंत्री ने किस तरीके से अपना दर्द जाहिर करा, क्या इससे पहले भी नाराजगी साफ तौर पर इस तरीके के कुछ संकेत मिल रहे थे या अचानक ही? क्योंकि पहले से हम लोगों को भी इस तरीके से जानकारी मिल रही थी, तो क्या आप लोगों को जानकारी नहीं होगी क्या? नहीं, मंत्री जी की जो नाराजगी है उसको हमारे शीर्ष नेता देख रहे हैं जी। उनकी नाराजगी जो भी है वो दूर की जाएगी जी। नहीं, अंदाजा नहीं लग पाया था क्या कि अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी शामिल नहीं हुए थे? तभी भी आप लोगों ने मनाने की समझी नहीं कि पब्लिक फोरम में जब चीजें आ गई उसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ऐसा है आलोक जी, अब जैसे कोई व्यक्ति अगर बैठक में नहीं आ पाया है तो वो कुछ कारण बताता है, ये तो नहीं कहता है कि मैं नाराज हूं, ठीक है ना। अब जो उन्होंने कारण लेकिन बताया, वो नाराजगी कई बार अपना सामने पक्ष रखा। मैंने कहा ही नहीं आपसे शैलेंद्र जी, सवाल ये कि एक बार नाराजगी हो सकती है ना, एक बार अनदेखी हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने, समझ लीजिए मेरा सवाल अहम इसलिए है क्योंकि नमामि गंगे जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आप हल्के में मत लीजिए, समझ रहे हैं ना? ऐसा है, देखिए योगी सरकार में किसी भी मंत्री को या किसी भी कार्यकर्ता को खुला नहीं छोड़ा जाएगा कि अपनी मनमानी नहीं करने दी जाएगी। जिस पे भी अगर कोई भी कहीं भी गलत पाया जाता है, देखा जाता है, तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा। जी जी। सुशील जी, अब मैं जरा इस सवाल के तमाम सारे सवालों के जवाब जरा मैं सबसे पहले आपसे समझूंगा जरा, कि इसलिए मैं कि विपक्ष के पास जाऊं, लेकिन मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा जरा। आलोक जी, इस इस्तीफे पर हंसी आ रही है जी। आसाराम बापू सत्संग करने से पहले, ज्ञान देने से पहले, और जो लाखों की जनता बैठी होती उनको पुण्य देने से पहले कहते थे हरि बोल, तो सामने सब कहते हरि बोल। अभी भैया ने जय सिया राम कहा, जय सिया राम, तो मेरा तरफ से हरि बोल। खैर, योगी वन में आलोक जी, हाँ, पूरी 5 साल योगी वर्सेस केशव मौर्य में ही निपट गया। केशव मौर्य कुर्सी देखते रहे वो सीएम वाली, अंत में वहाँ से अपने जाके वो विधायक भी निपट गए। अब वो मर्सी पर योगी जी की, या दिल्ली की मर्सी पर, या डिप्टी सीएम है, खैर उनको मुबारक। अब की जो है योगी जी अपने इतने उससे आए हैं, अपनी रसूख से, रंगबाजी से, बहुमत से, कि अब दिल्ली वर्सेस योगी शुरू हो गया है। अगर दिल्ली वर्सेस योगी शुरू ना होता तो ये तो दिल्ली के चमचेलों ने ही बता दिया ना कि हम दिल्ली के हैं, वरना इस्तीफा कोई अमित शाह को देता है? ये कोई राज्यपाल थोड़ी है कि इस्तीफा हो गृह मंत्री को देंगे। ये तो मंत्री हैं, इन्हें तो इस्तीफा या राज्यपाल देना चाहिए था या मुख्यमंत्री को देना चाहिए था, या अपने जो वो सीनियर मंत्री हैं, स्वतंत्र देव अध्यक्ष भी हैं अभी, उन्हीं को दे देते जाके। भाई साहब, ये सब केवल और केवल आलोक जी कुछ नहीं है, ये हंसा रहे हैं सब। ये अपने जय श्री राम वाली पार्टी को सवाल के निशान में खुद ही खड़ा कर रहे हैं, अपने को भी कर रहे हैं। जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है, जयप्रकाश बाबू जगजीवन राम जी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले वो प्रधानमंत्री हो गए थे, दलित थे। मीरा कुमार जी दलित थी, लोकसभा अध्यक्ष हो चुकी। अंबेडकर जी दलित सम्राट देवता आज भी मौजूद हैं। ये मतलब उनके संदेश, उनके वो के.आर. नारायण पहले दलित राष्ट्रपति, आज भी जो है अभी दलित राष्ट्रपति हैं, अभी वो नहीं हुए हैं। आदिवासी जी आ रही हैं। उसके बाद भाई ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें 25 बार मैं दलित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं दलित हूँ। तो क्या ये विधायक नहीं है? क्या ये मंत्री नहीं है? क्या ये जनसेवक नहीं है? ये रोना रोते कि हमें जल शक्ति विभाग का जो हिसाब किताब है उसमें हिसाब किताब नहीं मिल रहा है।
इनोवा मिल गई, कनर मिल गया, वोकाल मिल गया, प्रोटोकॉल मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, असली चीज नहीं मिल रही है, उसका रोना है। वरना 25 बार दलित काहे लिखते, एक बार दलित लिख देते कि हम दलित हैं, तो क्या पूरा सिस्टम ही दलितमय हो गया है? कैसी बात करते हैं ये लोग? ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। मायावती भी इनके लिए रो रही हैं कि दलित दलित। अरे भाई, कब तक दलित? कब तुम विधायक हो, एक शानदार चुने हुए विधायक हो, एक बीजेपी की पार्टी के, राम की पार्टी के विधायक हो। राम की पार्टी में दलित, बैकवर्ड, मुसलमान, हिंदू कहाँ से आ गया? योगी तो संत आदमी हैं, एक तोले की चैन भी नहीं अपने गले में डाले हैं। पूरा उनका सिस्टम देख लो तो 1000-2000 से ऊपर नहीं होगा। कंबल डाल लें तो, शाल डाल लें तो शायद 2-2,500 और ऊपर हो जाए। इसके बाद भी अब ये है कि उधर स्वतंत्र देव सिंह इतना भारी पर्सनालिटी है, और अनिल गर्ग, अनुराग श्रीवास्तव, अब वो दलित है इसलिए नहीं सुनते। अरे वो इतने बड़े, आप पूरी सत्ता, आलोक जी आपको मालूम है जी, पूरी सत्ता सरकार और अधिकारी चला रहे। 2-4 मंत्री छोड़ दो, जहां पर ब्रजेश पाठक ऐसा कद्दावर डिप्टी सीएम, सवाल पे सवाल, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, वहां पर दिनेश खट्टर जी क्या वो बेचते हैं? इनको क्या है? बस ये है कि पूरा हिस्सा नहीं, पूरा हिसाब नहीं, जो खाते भाई हैं उनमें भी उनका दखल दस्तखत होना चाहिए। इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है, लेकिन जो दलितों की बात की है, दलितों के उत्थान के लिए तमाम सारे राजनीतिक दल कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन क्या वास्तव में कभी ने किसी ने सोचा है, किसी राजनीतिक दल ने, दलितों की आज असल में धरातल में क्या कुछ स्थिति है, उनका उत्थान कितना, उनका विकास हुआ है, दलितों का सही विकास के बारे में बात की है। मैं एक बार समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नितेंद्र जी के पास आ रहा हूं। मंत्री भी दलित होता है कि जिस तरीके से जो सिनेरियो सामने आया, एक बात है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी हेलो नितिन जी, आपको मेरी आवाज अगर साफ आ रही हो तो मेरा सवाल आपसे है कि इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए लग रहा है कि अब बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है अंदर खाने से? जी बिल्कुल आलोक जी, देखिए लगा, बहुत अच्छी आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि बिल्कुल आज की स्थिति जो दिखाई पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण जो है सरकार से समाप्त हो गया है। अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली वाले इनके चेले हैं, उनको जो भ्रष्टाचार की हिस्सेदारी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही है, और जिसके कारण इस तरीके के विवाद आज सामने आ रहे हैं। हिस्सेदारी का मामला अभी जैसा कि हमारे पत्रकार भाई सुशील दुबे जी बात कह रहे थे कि बात घूम फिर करके वहीं आ रही है। एक तरफ अब लगातार देखें, पहले ब्रजेश पाठक जी ने सवाल उठाया, उनके विभाग में बगैर उनकी सहमति से एक लगातार एक ट्रांसफर उद्योग चल गया। फिर पीडब्ल्यूडी का मामला सामने चल ही रहा है। इधर दिनेश खट्टर जी का जल संपत्ति मंत्री का, चूंकि बार बार कह रहे मैं राज्य मंत्री हूं, मुझे सिर्फ गाड़ी मुहैया करा देने से ही विभाग का काम समाप्त हो जाता है। प्रमुख सचिव मेरे फोन उठाते नहीं है, मेरी बात सुने बगैर फोन काट देते हैं, और कहीं कहीं लगातार दिखाई पड़ रहा है कि जो सत्ता संगठित इनका भ्रष्टाचार है वो कुछ लोगों तक सीमित है। उसमें जो कहावत पुरानी है कि चोर का झगड़े तभी होते हैं जब लूट के माल में बंटवारा सही नहीं होता है। अच्छा। तो यहाँ लूट के माल के बंटवारे की लड़ाई है। सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में आकर वही अच्छा है, और जब भी इनको बड़ा भ्रष्टाचार करना होता है तो जनता का ध्यान ये भटकाते हैं। और अभी कल ही आपने देखा 2 दिन से लगातार कि नहीं ध्यान खाली नहीं भटकाते हैं, आश्वासन भी देते हैं। अभी जो घोटाले सामने आए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, पूरे मामले की देखिए जांच भी हुई। शैलेंद्र जी, मैं इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं पहले अपनी बात रखने का। देखिए सर, हमारे यहाँ पे जो भी मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि भ्रष्टाचार नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में कोई भी मंत्री, मैं नहीं कह रहा कि मंत्री कोई भी गलती करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होगी तो आदमी परेशान होगा ही होगा, ठीक है ना। ये जो कहना है कि दिल्ली से सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोर लूट हो रहा है,
तो 5 साल पिछले निकल नहीं, गए। नहीं, सवाल और तो अभी इसलिए तक उठ रहा है ना ये कि सामने दिल्ली से पहला सरकार चल रही भ्रष्टाचार आया है क्योंकि जिस पे किस तरीके कार्रवाई से तुरंत अमित हो शाह रही जी है। को साहब को भेजा उन्होंने अपना इस्तीफा, इसलिए सवाल उठ रहा है कि रिमोट कंट्रोल दिल्ली के पास है। यूं ही सवाल नहीं उठ रहा है, विपक्ष को देखिए भी कहने का मौका मिल रहा है। आपकी बात सही है। इस्तीफा गृह मंत्री क्यों दिया SLN हाँ, जी? चलिए एक विपक्ष को वरिष्ठ कहने का पत्रकार ने मौका ये इसलिए सवाल हुआ है उठाया है कि हमारे जो मंत्री का हमारे इस्तीफा मंत्री राज्यपाल जी- को क्यों नहीं हमारे दिया? मंत्री जी अगर अमित शाह जी के पास चले गए, क्यों डेकोरम प्रोटोकॉल क्या है? डेकोरम हाँ, प्रोटोकॉल क्या चलिए, है? सुनेंगे अगर मंत्री- जी, हाँ आप अपनी अगर बात म- रखिए। क्या शैलेंद्र जी दिनेश अपनी बात खटीक रखिए। राज्यपाल अगर हैं? मंत्री जी क्या राज्यपाल को दिनेश इस्तीफा खटीक दे- राज्यपाल हैं? अगर बिल्कुल, मंत्री शैलेंद्र जी जी, इस सवाल राज्यपाल उठ रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल भी मंत्री कोई जी चीज को होती है जी। राज्यपाल को इस्तीफा दे देते तो ये बात ही वो शिकायत कर सकते थे गृह तो ये बात मंत्री ही नहीं से, उठती। इस्तीफा क्यों दिया? गृह मंत्री सारा से जो शिकायत कर विपक्ष का- सकते थे। ये विपक्ष जिसको उंगली शैलेंद्र जी, जिसको उंगली शैलेंद्र उठाने का जी, मौका मिला है, वो दिनेश इसलिए खटीक मिला है जी, कि उन्होंने सीधा खटीक अमित शाह जी जी को गृह दे दिया। मंत्री से शिकायत कर सकते थे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इस्तीफा क्यों दिया? उनके नाम पे संबोधन क्यों किया? कि ये प्रोटोकॉल नियम कहाँ है कि कोई उत्तर प्रदेश का मंत्री नहीं, देश यही के तो आप- गृह मंत्री को इस्तीफा दे? ये कहाँ प्रोटोकॉल चलिए, और जिस नियम में सवाल लिखा का है? जवाब मैं बहुत देर से नहीं मिल पा रहा हूं, वो मुझे लगता है शैलेंद्र जी देने वाले। शैलेंद्र जी आप जवाब दीजिए, यही तो सवाल है हर शख्स के ज़हन में, जिसका सवाल मैं पूछ रहा हूं जवाब आप देने वाले हैं जी। उन्होंने इस्तीफा अमित शाह जी को दिया, लेकिन अमित शाह जी ने मंजूर नहीं किया। अमित शाह जी मंजूर नहीं करेंगे जो इस्तीफा अरे एक अमित तरीके शाह से जी उन्होंने मंजूर शिकायत कर भी अपनी नहीं दी है सकते। उनको। कर भी नहीं कैसे सकते बात हैं। कर रहे हो जी। भाई, आप प्रवक्ता है कि नेता है? अमित शाह जी इस्तीफा हाँ, मंजूर मैं करने की वही अथॉरिटी तो नहीं कह रहा है। हूँ, ये दिनेश जी को मालूम था कि अमित शाह जी मंजूर नहीं करेंगे। तो रायता क्यों फैलाया? ठीक है ना? तो रायता क्यों उसमें फैलाया? मंथन किया जा रहा है। तो अगर रायता क्यों इस्तीफा फैलाया? देना- तो रायता क्यों फैलाया? भ्रष्टाचार रायता हिस्सेदारी दिनेश चाह रहे खटीक जी ना? दिनेश भ्रष्टाचार खटीक जी- की हिस्सेदारी का दिनेश झगड़ा है खटीक जी ये तो। कुछ और आप उनके स्वीकार अंदर करो की बात को, बात भारत उन्होंने सरकार कही अपनी। भ्रष्टाचार है और लूट के माल के बंटवारे का झगड़ा है। चलिए, अरे लूट भ्रष्टाचार की बात तो विपक्ष ना करे, बहुत अच्छा है। कोई गायत्री प्रजापति आप फिर काट चलिए रहे हैं। चलिए अभी मैं वो लूट और भ्रष्टाचार की बात आप नहीं क्या- कर रहा हूं, मैं दिनेश खटीक के इस्तीफे को लेकर के बात कर रहा हूं, क्या कौन से कारण हैं और उन पर मैं बात कर रहा हूं, ताकि अन्य जो मंत्री हैं जो ओबीसी और पिछड़े वर्ग के, चाहे वो संजय निषाद की बात कर लें, अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, इनको भी कहीं ना कहीं अब सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ये दिनेश खटीक ने ये कहा है तो ये बहुत बड़ा ये सवाल, मैं आगे की बात में उठा रहा हूं, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा वरिष्ठ पत्रकार से, लेकिन उससे पहले मैं प्रभाकर जी के पास आ रहा हूं। प्रभाकर पांडे जी, आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, आपने बीजेपी की तरफ से भी बात सुनी, आपने सपा की भी बात सुनी। मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय लल्लू जी ने किस तरीके से साफ तौर पर तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम पर। आलोक जी, ऐसा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा या परिपाटी कहिए, वाजपेयी जी के सरकार से ही शुरू हो गई थी। कांग्रेस परेशान थी इस बात के लिए, कांग्रेस अपना मार्ग प्रशस्त कर रही थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और राजीव गांधी जी ने इस योजना को अमली जामा पहना दिया। सत्ता का विकेंद्रीकरण के तहत ही पंचायत स्तर से लेके और जिले स्तर तक, प्रदेश स्तर तक उन्होंने इसको पहुंचाया। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से ये सत्ता का केंद्रीकरण होने के नाते उस समय हमको याद है कि प्रभवः समय दूषिता, प्रशासक हमेशा समय से दूषित होते हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी है ये समय के हिसाब से दूषित होती रहती है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए 2014 में 2019 में, ये दोनों कार्यकाल में देखेंगे आप, भारत सरकार के कोई भी सेक्रेटरी अपने कैबिनेट मिनिस्टर की कोई बात नहीं सुनते हैं। आलोक जी, मतलब इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, भारत सरकार का कोई मिनिस्टर अगर चाह ले कि सेक्रेटरी को बहुत सहजता पूर्वक मैं अपने पास बुला लूँ, आने से कतराते हैं। कारण क्या है कि उनका सभी नियंत्रण प्रधानमंत्री ऑफिस से, पीएमओ से हो रहा है। तो जब जब देश में सत्ता का केंद्रीकरण आलोक जी होगा, तब तब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी। आज क्या है प्रदेश में, भाइयों, राज्य मंत्री खटीक क्यों रो रहे हैं? क्या है कारण? क्या है कि एक अधिकारियों का समूह है भाई, नवरत्न इनके बनाए गए और भी 2-4 रत्न दाएं बाएं होंगे इनके पास,
तो वही रत्न इनके सलाहकार हैं और वही रत्नों से सरकार चला रहे हैं, क्योंकि सत्ता केंद्रित है। तो उसमें यहाँ के भी ब्रजेश पाठक काबीना मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, एक मिनिस्टर को आलोक जी कहना पड़ जाए कि स्थानांतरण कैसे हो गया, क्यों हो गया, जबकि यह जो है, जहां तक मैं देखा हूं अपने राजनीतिक जीवन में, कि प्रस्ताव बनने के बाद पत्रावली क्रमशः ऊपर उठते हुए प्रमुख सचिव माननीय मंत्री से अनुमोदन लेने के बाद ही वह सूची फिर अनुभाग से निर्गत की जाती है। बिल्कुल, एक तो सिस्टम बिना होता है, मंत्री के बिल्कुल। संज्ञान में, बिना मंत्री के संज्ञान में यह कैसे हो गया जी। कि मंत्री, दूसरी बात आलोक, हाँ। लोक निर्माण का घोटाला अभी देख रहे हैं आप भाई। अनिल कुमार पांडे ओएसडी को निलंबित कर दिया गया, एनसी को और पीडब्ल्यू चीफ को सस्पेंड कर दिया गया। भाई यह सरकार क्या आम जनता को बताने का प्रयास करेगी? अरे न साहस सही दुस्साहस कर दे सरकार कि भाई इस कलेक्शन में जो 100 करोड़ का कलेक्शन आ रहा है अखबार में, इस कलेक्शन में हिस्सेदारी किसकी किसकी थी, इस पर आप प्रश्न करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी कि जांच का विषय है। फिर कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे। नहीं, चलिए, और आपने सवाल, हाँ, एक अंतिम जी, बात जी, है। हाँ। और 100 दिन का पूरा होने पर शहर में, प्रदेशों में बड़े बड़े होर्डिंग्स और क्या कहते हैं स्वचालित और कंप्यूटराइज सब लगे हुए इक्विपमेंट्स। तो भाई 100 दिन के उपलब्धि में ये भी दोनों उपलब्धियां हो अपना अंकित करके उसको टंकित कर दें, ताकि जनता जो है देख के अपना पुण्य समझे कि 100 दिन की उपलब्धि इनकी ये भी है। आलोक जी, चलिए, फिलहाल अभी विभागों के मंत्रियों ने 100 दिन का अपना लेखा जोखा भी पेश किया, वो भी काम दिखा। लेकिन मैं एक बार शैलेंद्र गुप्ता जी आपके पास फिर आ रहा हूं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने भी और प्रभाकर जी ने भी तमाम सारे सवाल उठाए। पिछले दिनों जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जो चीजें साफ तौर पर नजर आई, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें और पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर के, मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच का फिलहाल आदेश दिया, लेकिन अफसरशाही जो है, यहां पर नौकरशाही जो है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से साफ तौर पर कहा जाए कि उसने गुमराह करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री के काम को लेकर के, उनकी योजना को लेकर किसी भी तरीके का कोई, लेकिन अफसरशाही कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। मेरी आवाज जा रही है आप तक शैलेंद्र जी? जी नहीं, शैलेंद्र जी अपनी सफाई दे रहे हैं। सफाई कहां दे? शैलेंद्र जी ने अपनी बात कुछ टेक्निकल इशू है। मैं इसी सवाल का जवाब जरा वरिष्ठ पत्रकार से, सुशील जी, कुल मिलाकर के अब सवाल जो मामले सामने आए मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर के, मैं फिर कुछ कह रहा हूं, उन्होंने कोई भी ऐसा इस तरीके से कोई भी आरोप को लेकर के हमेशा निष्पक्षता की बात की, जांच की बात की, लेकिन अफसरशाही लगातार गुमराह कर रही है। अच्छा, जांच की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आलोक जी? आलोक जी, एक चीज देखिए, हाँ, पिछली बार जल शक्ति मंत्रालय का नया गठन हुआ था, उससे पहले नमामि गंगे का नया गठन हुआ था। ये कोई पुराने विभाग तो नहीं है। अगर आपको याद हो, जो योगी 1 में जल शक्ति मंत्रालय पर कई हजार करोड़ या कई सौ करोड़ का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, संजय सिंह आप वाले ने एक रेट वो दिया था, पूरा चिट्ठा दिया था, जिसपे पूरा मंत्रालय तिलमिला गया था और वो मानहानि का दावा कर देंगे। वो आज वो मंत्री जी आज नहीं है उस पोस्ट पर, उसी जगह पर स्वतंत्र देव सिंह है। तो जल शक्ति मंत्रालय तो मुझे लगता है कि बजट के हिसाब से ये सबसे बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है ये, जिसमें शहद ही शहद है और शुद्ध शहद है। और नमामि गंगे की एक बार मंत्री शायद उमा भारती में रह चुकी हैं, जहाँ तो मुझे मालूम है। गंगा साफ कर दूंगी, नहीं होगी गंगा साफ तो मैं कूद जाऊंगी, फान जाऊंगी, इस टाइप की डायलॉगबाजी करके आज वो कहीं नहीं है। जहां भी है गंगा अपनी जगह है। आप ये बताइए कि फिर मंत्री ही क्यों कलप के माथा पीट के, छाती पीट के इस्तीफा दे? फिर ये जो प्रमुख सचिव, अतिरिक्त सचिव, फला सचिव, ये जोनल उनके विभागाध्यक्ष, ये इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? इनको तत्काल साइडलाइन क्यों नहीं किया जाता है? क्या योगी जी की भी, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा उनकी हैसियत हिम्मत तो बहुत बड़ी है, संत हैं, मठाधीश हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस विभाग का मंत्री, और भी दलित मंत्री आदरणीय दिनेश खट्टिक जी संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ पर अभी तक उस विभाग का प्रमुख सचिव कैसे मौजूद है? उस प्रमुख सचिव को रेशम वस्त्रालय में, मत्स्य मंत्रालय में, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय में क्यों नहीं भेजा गया? अगर उनका इस्तीफा चला गया है तो इनका भी आना चाहिए। अब आप बताइए, पीडब्ल्यूडी में अरे पशुपालन में कितना बड़ा लफड़ा हुआ है।
आप बताइए, हमारे डिप्टी सीएम तो उसी पे अभी तक रिजिड है, लेकिन वो एक कद्दावर छात्र नेता रहे हैं, तो अभी इस्तीफे वाली बात नहीं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं। और ये मामला जो पीडब्ल्यूडी वाला मामला है, ये अभी नहीं, आप देखिएगा यहीं पर बहस होगी, डिबेट होगी, ये गोल खिलाएगा, क्योंकि वहां पर 5 विभागाध्यक्ष तक आ गई है जी। और मैं एक बात दावे से कह दूं जी, चीफ इंजीनियर, प्रमुख इंजीनियर जो बैठे होते हैं उन तक निश्चित रूप से धनराशि जाती है, वरना ये अरबों के फार्म, खरबों के फार्म, करोड़ों की कोठियां। एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, नगर निगम लखनऊ, अभी मुख्य नगर आयुक्त रणजीत सिंह जी आए, सरदार जी आए हैं, स्वागत उनका। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, अगर निगम में सभासद भी रहा हूं एक जमाने में, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं होता है तो केवल नाला सफाई में होता है। लोग जी जनहित में बोल रहा हूं, समाज हित में बोल रहा हूं, 70% तक कमीशन जाता है, क्योंकि सिल्ट उठाई, पानी गिर गया, सिल्ट चली गई, नाप जो करते मेजरमेंट है ही नहीं। और जिस चीज में मेजरमेंट नहीं है, आज भी मेयर साहिबा और नगर आयुक्त करा लें तो अभी समझ में आ जाएगा। वरना अभी आप ये ना कहते, अपने न्यूज में ये ना कहते कि विधानसभा में एक पानी भरा हुआ है। सरकार की तमाम योजनाएं लागू होने के बाद भी जो अफसरशाही है वो किस तरीके से हावी होती नजर आ रही है, और अफसरशाही हावी होती नजर आ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे, कुरुक्षेत्र जारी है। मेहमान बने हुए एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।